हेलो दोस्तों। हमने सभी चारों पेपर का बीएड 4 पेपर जो थे उनके सबके एक एक टॉपिक दो टॉपिक के जो 4 वीडियो था मैंने अपलोड कर दिया था। आज उसी में से मैं मिक्स क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ एक वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को सामने। तो हमें सबसे पहला एक क्वेश्चन देखना है। ये आप सभी मतलब 4 पेपर के मिक्स होंगे। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन होगा, वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य निम्न में से नहीं है। तो देखिए, वैदिक कालीन का शिक्षा का उद्देश्य यहाँ से देखिए, चरित्र निर्माण में था, व्यक्तिगत विकास में भी था, राष्ट्रीय सांस्कृतिक और प्रसार में भी था, सांस्कृतिक जीवन में नहीं था मेरे दोस्तों। किस में नहीं था? सांस्कृतिक जीवन में, यानी हमारा डी आंसर इसका सही होगा मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्त, फिर नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करते चलेंगे आज, क्योंकि हम थोड़ा सा डिस्क्राइब भी चलेंगे। यदि ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव भी हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं रहे डिस्क्राइब करने से। हम देखिए, विधारम संस्कार जो होता था ना, किस आयु के बच्चों के लिए हो जाता था? तो देखिए, ये जो है ना 5 वर्ष के बच्चे के लिए हो जाए। कौन सा? विधारम संस्कार। ठीक है, यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, गुरुकुल में गुरु केवल ऊपर के वर्गों को छात्रों को पढ़ाता है, यह छात्र अपने से नीचे छात्रों को पढ़ाता है। तो देखिए, जो जैसे मानिए कि 5 क्लास का बच्चा है, वो 3 क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा है। 5 क्लास के बच्चे को कौन पढ़ा रहा है? गुरुजी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और इसको तो ये जो प्रणाली चल रही है ना, इस प्रणाली को हम क्या कहेंगे? तो इस प्रणाली को हम कहेंगे मेरे दोस्तों शिष्य गुरु प्रणाली। क्या कहेंगे? शिष्य और गुरु प्रणाली, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन होगा हमारा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। देखिए, अब आ गया, गुरुकुल में जो छात्र अपने से छोटे छात्रों को शिक्षा देते हैं उनमें से किस नाम से संबोधित करते हैं? मतलब उनको किस नाम से, जो छात्र जो होते हैं ना, जैसे मान अभी मैंने ये ऊपर वाले क्वेश्चन देखे, ये वाले छात्र, जैसे ये गुरुजी थे, ठीक है, ये गुरुजी हैं और ये छात्र हैं और फिर ये छात्र हैं जो इनको पढ़ाता है। ठीक है, तो इस जो गुरुजी है ना, ये गुरुजी के बीच वाले जो छात्र हैं, जो जिसको गुरुजी पढ़ाए हैं, वो क्या कर रहा है? किसी दूसरे को पढ़ा रहा है ना। तो उस छात्र को हम क्या कहेंगे मेरे दोस्त? तो उस छात्र को हम कहेंगे पीटी आचार्य। क्या कहेंगे मेरे दोस्त? क्या कहेंगे? पीटी आचार्य सॉरी, पीटी आचार्य बोलेंगे उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। वैदिक कालीन शिक्षा में चिकित्सा शिक्षा की अवधि, मतलब वैदिक कालीन की जो शिक्षा थी उसमें जो चिकित्सक काल की जो अवधि थी ना, वो कितने की थी? तो मेरे दोस्तों वो 8 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 8 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस काल में शिक्षा प्रजातांत्रिक थी? तो देखिए, शिक्षा किस काल में प्रजातांत्रिक थी? तो वैदिक काल में नहीं थी। ठीक है, मुस्लिम कालीन में भी नहीं थी, यानी हमारा बी आंसर सही हुआ। बौद्ध कालीन में जो थी ना शिक्षा, वो प्रजातांत्रिक थी। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त। बौद्ध कालीन शिक्षा के प्रथम बाल्यावस्था में पढ़ाई जाने वाली, जैसे हम लोग जब छोटे छोटे थे तो एक आता था किताब मनोहर पोथी लिखे कर आता था हिंदी में। ठीक है, तो इसी तरह से ये पूछा है कि बौद्ध कालीन शिक्षा के प्रथम बाल अवस्था में जो पढ़ाई जाने वाली थी, तो वो सिद्धि रस्तु बाल पोथी थी। कौन सी थी? सिद्धि रस्तु बाल पोथी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त। उच्च शिक्षा के लिए बौद्ध मठों में प्रवेश वर्जित था। तो देखिए, श्रमणीय व्यक्ति को भी प्रवेश वर्जित था, सरकारी व्यक्ति तो जा ही नहीं सकता और सख्त व्यक्ति जा ही नहीं सकता। तो यानी डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बौद्ध कालीन के सिद्धांत एवं उद्देश्यों का उल्लेख किस त्रिपिटक में मिलता है? तो मेरे दोस्त, इसमें जो मिलता है वो सूत्र पिटक में मिलता है। किस में मिलता है? सूत्र पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक शिक्षा के लिए होने वाले संस्कार। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा जो होता है ना, उसमें सबसे नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये नहीं है पूछा है। तो अभी हमने इसका पढ़ा था 5 वर्ष होता है, इसी तरह ये 4 वर्ष 4 महीने ऐसे करके होता है बिस्मिल्लाह वाला। तो ये हमारा उपदा संस्कार जो होता है ना, वो नहीं होता है।
ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के लिए, यानी हमारा डी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, विद्यारंभ संस्कार कितने 5 साल का होता है। बिस्मिल्लाह वाला कितना होता है, तो ये 4 माह 4 साल 4 माह 4 दिन के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शिक्षा केंद्र बौद्ध एवं वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन आप लोगों को टकराएगा, एक तक्षशिला और एक नालंदा, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, बौद्ध तथा वैदिक, यानी हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन बताया था आगे, बिस्मिल्लाह संस्कार, तो अभी मैंने बताया था 4 वर्ष 4 महीना और 4 दिन, यानी सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे दोस्त। मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए मुस्लिम कालीन शिक्षा का संस्कार में वैभव प्राप्त करना यही उद्देश्य नहीं है। ऐसे ये प्रचार करना तो है, मुस्लिम सर्वश्रेष्ठता ये भी है, नैतिकता भी है, निर्वाण प्राप्ति करना भी है, लेकिन सांसारिक वैभव की जो प्राप्ति है वो नहीं है, यानी हमारा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। मुस्लिम कालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा कहाँ दी जाती थी। तो मेरे दोस्त प्राथमिक शिक्षा जो थी वो कहाँ दी जाती थी, मकतब में और उच्च शिक्षा मदरसा में। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि मकतब का मीन्स क्या होता है, मकतब का मीन्स, ठीक है, तो ये मकतब का मीन्स जो होता है ना अभी, तो इसका अर्थ होता है लिखना। तो लिखना कब बच्चा सीखता है मेरे दोस्त, प्राथमिक विद्यालय में। ठीक है, तो उससे याद हो जाएगा ये मकतब जो है प्राथमिक शिक्षा है, और मदरसा वाला क्या है, उच्च वाला है। तो मदरसा का अर्थ क्या होता है, भाषण देना। क्या होता है दोस्त, भाषण देना। ठीक है, और देखो ये मकत जो शब्द है ना, ये कुतुब शब्द, इस ये कुतुब शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है, कुतुब शब्द, जो अरबी का था। किसका था, अरबी का। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर हो गई। और देखो एक चीज़ और है, थोड़ी सी हम स्पेस ले लेते हैं, थोड़ी सी स्पेस ले लेते हैं। और कह रहा था मदरसे में शिक्षक और छात्र को क्या कहते हैं, तो मदरसा में जो शिक्षक को हम उस्ताद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस्ताद। और छात्र को क्या बोलते हैं, शागिर्द बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, शागिर्द, ग है ग। ठीक है, तो इस तरह से मेरे दोस्त आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मुस्लिम कालीन शिक्षा के गुण विशेषता नहीं है। तो देखो मेरे दोस्त, ललित कलाएँ के लिए कलाओं की उन्नति करना ये भी विशेषता नहीं है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ये भी नहीं था। शासकों द्वारा प्रोत्साहित धनराशि व्यवस्था, यानी आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। डी नहीं, इनमें से 5 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कोई नहीं जो होगा वो होगा। अब यहाँ देखिए इसमें क्वेश्चन कहा है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा में निम्न में से स्थित केंद्र नहीं है। तो देखिए हमारा कानपुर हो जाएगा, ये आंसर किसका हो जाएगा, हमारा कानपुर का। क्योंकि दिल्ली में भी मुस्लिम केंद्र था, आगरा और जौनपुर ये सभी जगह था, लेकिन कानपुर नहीं था। तो इसलिए हमारा आंसर जो हो गया क्या, डी हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम कालीन शिक्षा में निम्न में से दोष है। तो देखिए दोष क्या है उनमें, शिक्षा व्यवस्था में अस्थिरता, तो ये तो था दोष। छात्रों को विलासी जीवन, ये भी था। जनसाधारण, तो यानी हमारा डी लगा दो यार सीधा, उपयुक्त सभी, तो डी। और ध्यान रखना 90% जो होता है ना वो डी सही होता है, और मतलब सभी, डी मतलब सभी। और 10% जो होता है ना वो सभी सही नहीं होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिस्क लेते हैं 90% पे, तो ये भी हमारा उस पे चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषता। तो देखिए बौद्धकालीन शिक्षा में जनसाधारण की शिक्षा थी, क्योंकि हमने पढ़ा था बौद्धकालीन में कैसी प्रजातांत्रिक शिक्षा थी। उस उत्कृष्ट उच्च शिक्षा की व्यवस्था ये भी थी, तभी तो नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय उस समय थी। शिक्षा में जनतांत्रिक थी, ये भी है, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। फिर यहाँ 90% वाला फार्मूला काम कर जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्धकालीन शिक्षा के दोष हैं सांस्कारिक जीवन की उपेक्षा, स्त्री शिक्षा की उपेक्षा, श्रम की प्रति घृणा, सैनिक। देखिए मेरे दोस्त ये जो था ना बौद्ध शिक्षा में उस समय स्त्री की उपेक्षा नहीं, मतलब स्त्री लोग का प्रवेश नहीं था, लेकिन बाद में जोड़ा गया जिसमें प्रजापति गौतमी जो थी बौद्ध की मौसी की, ठीक है,
तो वो गई थी, तब से स्त्रियों को जोड़े जाना लगा, लेकिन शुरू में नहीं था। तो ये भी एक दोष था, और सांसारिक शिक्षा का उपेक्षा भी था, और ये सब जो सैनिक के प्रति अभाव, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे दोस्त। पाठ्यक्रम की प्रकृति निम्न में से है। तो देखिए, पाठ्यक्रम की प्रकृति लोचलशीलता भी होता है, वैज्ञानिक भी है, गणनात्मक भी है, यानी डी नंबर ऑप्शन सही करके हटे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पाठ्यक्रम के घटक में कौन कौन से हैं? तो देखिए, पाठ्यक्रम के घटक ऑब्जेक्टिव भी है, कंटेंट भी है, एक्सपीरियंस एंड लर्नर भी है, और इवेल्युएशन भी है। यानी हमारा सभी डी मतलब सभी पाँच, वही जो ऑप्शन है वो सही है, सभी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी है, हमारा लक्ष्य भी है। विषय वस्तु को निर्माण में के लिए इनमें से कौन सी बातों पर ध्यान दिया जाता है? तो रुचिकर भी होता है, उपयोगितावादी, अधिगम योग्यता, यानी देखिए इससे ये होता है ना कि हमारा सब्जेक्टिव भी तैयार हो रहा है, जो सभी लिखते हैं ना। अब आ जाए क्वेश्चन कि विषय वस्तु के निर्माण में निम्न में से कौन सी बातों पर ध्यान रखनी चाहिए? तो आप ध्यान रखिएगा, रुचिकर भी, उपयोगिता, अधिगम उपयोग भी, और ये देखिए ऑब्जेक्टिव में भी आ गया तो डी लगा दीजिए, और वैसे याद भी हो जाएगा, रुचिकर, उपयोगिता और। तो ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। बालकों के सर्वांगीण विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो मेरे दोस्तों, बालक के सर्वांगीण विकास में पाठ्यक्रम सहकामी क्रियाओं का होता है, यानी आपका ए नंबर ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। पाठ्यक्रम प्रमुख रूप से बालक के किस पक्ष की ओर ध्यान आकर्षित करता है? तो देखिएगा, ये पक्ष की ओर बात कर रहा है, किस पक्ष की ओर? पक्ष की ओर बात कर रहा है, विशेष ध्यान देता है। तो ए नंबर ऑप्शन संज्ञानात्मक की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी पे आधारित है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पाठ्यक्रम में किस पक्ष से संबंधित क्रियाएं की जाती हैं? अब देखिए, वहाँ क्या था, पक्ष पर क्या, अब यहाँ क्या बात आई, क्रियाएं। तो इसमें तीनों क्रियाएं होते हैं, यानी डी नंबर ऑप्शन सही है। उपयुक्त सभी ज्ञानात्मक, कौशलात्मक और भावनात्मक सभी होते हैं इसमें। पाठ्यक्रम निम्न में से लाभ है, पाठ्यक्रम का निम्न में से क्या लाभ हो सकता है? एक क्वेश्चन यहाँ टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। तो शिक्षा की प्रक्रिया का व्यवस्थित करना, ये भी सही है यार। समय की ये भी सही है। सदुपयोग करना, वो भी सही है। उद्देश्यों की सहाय, यानी डी नंबर ऑप्शन लगा दो यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्यों के निर्धारण में निम्न में से किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? लक्ष्यों की विशेषता, संक्षिप्त एवं मापन योग पदों की व्यक्त, यथार्थ रूप की पर्याप्त, उपयुक्त सभी। मैंने बताया ना, आज तो सभी डी ही लग रहे हैं, 90% में ही जा रहे हैं, कोई इधर उधर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। इनमें निम्न में से पाठ्यक्रम के उद्देश्य नहीं है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, ये तो है मेरे दोस्त। सभ्यता एवं संस्कृति का विकास, हस्तांतरण विकास, सभ्यता एवं संस्कृति का विकास करना, ये भी है यार। हस्तांतरण तथा विकास करना, ये भी है। बालक की, मतलब वही यहाँ मिस्टेक हो गया ना, सभ्यता एवं संस्कृति का हस्तांतरण का विकास करना होगा, तो वो समझ के। थर्ड नंबर कह रहा है कि बालक की रचनात्मक, ये भी है यार। उद्देश्य सृजनात्मक शक्ति का विकास, ये भी है यार। परीक्षा सफल करवाना, ये नहीं है पाठ्यक्रम का, परीक्षा का सफल करवाना, या 5 नंबर आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्त। निम्न में से पाठ्यक्रमों के विकास के नियम, अधिगम संसाधनों का प्रयोग किया जा सकता है? मेरे दोस्त, पाठ्य पुस्तक भी है, हस्त पुस्तिकाएँ भी हैं, यानी डी नंबर लगा दो। डी नहीं, ई नंबर में सभी हैं। ठीक है, ई नंबर में सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। समय सारणी विद्यालय के दिशा निर्देश, अवकाश गृह, कार्य संबंधी निर्देश आदि का विवरण के लिए हस्त पुस्तक का प्रयोग कौन करता है? तो देखिए मेरे दोस्त, बहुत मस्त क्वेश्चन है इसमें। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा देखते हैं ये क्वेश्चन, बहुत मस्त। समय सारणी में दिशा निर्देश और अवकाश गृह, क्या कर रहा है, अवकाश गृह विवरण में हस्त पुस्तिका का प्रयोग कौन करता है? तो विद्यालय तो करेगा नहीं हस्त पुस्तिका का प्रयोग। देखो, अब यहाँ कन्फ्यूजन यही है कि छात्र करेगा, उच्च मतलब प्राथमिक ईयर का छात्र करेगा, या उच्च ईयर का छात्र करेगा,
या शिक्षक करेगा? तो मेरे दोस्त इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा, शिक्षक ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य पुस्तक आय किस स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी है? तो देखिए, अब कार्य पुस्तक जो है ना, कार्य पुस्तक आय यहाँ से मिस्टेक से हो चुका है टाइपिंग। कार्य पुस्तक जो है ना, किस स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी हो सकता है? तो कार्य पुस्तक जैसे हम लोग छोटे छोटे बच्चे को एक आता है बुकलेट, जिसमें ये लिखा रहता है डॉट 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 करके, तो ये छात्र क्या करते हैं, इसमें भरते हैं, लाइनें खींचते हैं। यानी वो कौन से छात्र करते होंगे? तो प्राथमिक छात्र करते हैं। तो इसलिए हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें मेरे दोस्त। अधिगमकर्ता के अनुभव में कौन कौन सी प्रविधियाँ अपनाई जा सकती है? मतलब जो अधिगम करता है ना, उसके अनुभव के लिए हम कौन कौन सी विधि को अपना सकते हैं? क्वेश्चन कहने का यही अर्थ था। प्रविधिया को, सॉरी किसको? प्रविधिया को। विधि और प्रविधि में दोनों में अंतर है। तो मेरे दोस्त, प्रकरणों के विषयों को संवाद करके ये भी सही है, करवा के नहीं, करके। समस्याओं को हल करने के लिए समूह को कार्य करवाकर से ही है, तो करवाकर ही मान लो यार। मानचित्र का अध्ययन करवाकर, ये भी है यार, यानी डी लगा दो। मैंने क्या कहा था कि जहाँ डी देखो वहाँ आँख बंद करो और डी लगाओ। आज तो डी का लग ही रहा है तुक्का, लेकिन ध्यान रखना मेरे दोस्त, 90% सभी होता है, 10% में ही हम कहते हैं कि नहीं। तो इसलिए ज़्यादा लोग डी जो ऑप्शन देखते हैं लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन वो 10% में आ जाएगा तो आगे के लिए हम लोग नंबर भी कट जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे वीडियो में बनाएंगे, जो हमारा फिर से स्टार्ट होगा फर्स्ट पेपर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।